हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेके आ गए हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो डैट इज़ चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग ये किस लिए कर रहे हैं? नीट के लिए कर रहे हैं। ये वीडियोस नीट के लिए है, कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है ना। आप लोगों ने लास्ट क्लास देख रखा है। लिविंग वर्ल्ड पे भी एक लेक्चर है बेटा, पहले वो देख लो तो आपको ये वाला ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उस वाले में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कर रखा है। इस वाले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन में डेप्थ में जाएंगे। हम लोग इन टोटल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ने वाले हैं, 5 किंगडम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ। ठीक है, किसने सबसे पहले क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, कैसे कैसे आगे आगे बढ़ता गया, कौन से क्लासिफिकेशन आकर गए हैं, और उसके बाद हम लोग 5 किंगडम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट फटाफट से क्लासिफिकेशंस के साथ। पहले नंबर पे कौन सा क्लासिफिकेशन आया? क्लासिफिकेशन वगैरह क्या होता है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर नहीं देखा तो फिर से कह रही हूँ, लिविंग वर्ल्ड टाइप करो, जाके देख लो एक बार। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन बेटा, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने सबसे पहले कैसे क्लासीफाई किया? हमने देखा है कि क्लासिफिकेशन में तो बहुत कुछ होके गया है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुई? सबसे पहले आया अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। ये साइंटिफिक नहीं था, नॉट साइंटिफिक। तो किस बेसिस पे करा मैम? तो इन लोगों ने किस बेसिस पे करा? इन लोगों ने बेटा अपने नीड्स के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। यानी इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को किन में क्लासीफाई कर दिया? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। आई बात समझ में? जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए काम आएगा वो अलग हो गए, जो शेल्टर के लिए काम आएंगे वो अलग हो गए, जो क्लोथिंग के लिए काम आएंगे वो अलग हो गए। अपने नीड्स के ऊपर बेस्ड इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। ये कि इन्होंने किया, हमारे पूर्वजों ने कर रखा है, इसीलिए बेटा ये साइंटिफिक नहीं है और अपने नीड्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट नंबर पे साइंटिफिक, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया कि पहला वाला बहुत पहले हुआ था, हमारे पूर्वजों ने करा था, तो पता नहीं किसने कर रखा है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने किया ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम साइंटिफिक है। तो ये किसने किया? ये बेटा एरिस्टोटल ने किया। किसने किया? एरिस्टोटल, ये नाम है। ठीक है, इन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन किया और पहली बारी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ। पहली बार क्या हुआ? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन का नाम बताओ। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन का नाम बताओ। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। याद हो गया सब लोगों को? हाँ जी, मेरे साथ याद हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ता है। अब इन्होंने किया क्या इसमें? ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में यहाँ AC लिख दूँ। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने बेटा ऑर्गेनिजम्स को किन ग्रुप में क्लासीफाई किया? पहले तो हम लोगों ने देख लिया, उन्होंने नीड्स पे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में क्लासीफाई कर दिया। इन्होंने किस में किया? इन्होंने बेटा 2 ग्रुप्स लाए। अब ये साइंस पे बेस्ड है, तो मुझे बताओ कौन से होंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ जी बेटा, प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासीफाई कर दिया, क्योंकि अब तो साइंस आ गया हमारे पास, है ना। तो हमने प्लांट्स एनिमल्स में क्लासीफाई कर दिया। प्लांट्स को बेटा फर्दर और 3 डिविजन्स में इन्होंने क्लासीफाई करा। हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज। ठीक है, और एनिमल्स को भी फर्दर 2 इसमें इन्होंने क्लासीफाई किया। एक इनाइमा, दूसरा अनाइमा। एक इनाइमा, एक अनाइमा। प्लांट्स में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं, यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करने नहीं लगाना कि इनका मतलब क्या होता है। हाँ, इनाइमा और अनाइमा न्यू टर्म्स हैं, इनके बारे में मैं बता देती हूँ। ये इन्होंने क्या किया? एनिमल्स को किस बेसिस पे? ब्लड कलर के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। ब्लड कलर के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। ओ एक सेकेंड ना। हाँ जी, ब्लड कलर के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। इनाइमा यानी वो ऑर्गेनिजम्स, जो वो एनिमल्स जिनका ब्लड रेड है। अनाइमा यानी वो जिनका ब्लड रेड नहीं है और कोई कलर का है, लाल नहीं, लाल नहीं, हरा, पीला, नीला, जो भी। ठीक है, तो जिनका रेड है वो इनाइमा, जिनका रेड नहीं है, अ कब आता है? जब नहीं वाली चीज़ आती है ना। तो अनाइमा, नॉट रेड। ओके, आ गई बात समझ में? ठीक है, ये इन्होंने कर दिया। इसके बाद आया बेटा थर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन कौन सा आया हमारे पास? 2 किंगडम सिस्टम। 2
किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको किसने दिया बेटा? इसको देने वाले तुमको पता है इसको किसने दिया है? इसको दिया है हमारे लिनस चाचा ने। इसको दिया है लिनस चाचा ने। ठीक है, किसने दिया बेटा? कैरोलस लिनस ने ये वाला क्लासिफिकेशन हमको दिया है। अब ये भी, इसके आगे जितने भी है ये सारे साइंटिफिक है बेटा। ठीक है, इन्होंने भी क्लासीफाई तो 2 ही ग्रुप्स में करा और उन्हीं 2 ग्रुप्स में करा, लेकिन इन्होंने रीज़न बता दिया। क्या क्या? पहले तो देख लो, प्लांट्स और एनिमल्स, है ना। अब इन्होंने पहले आपको बताया कि इन्होंने प्लांट्स, एरिस्टोटल जी ने बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स में क्यों किया, इन द सेंस क्यों मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को प्लांट कह दिया, क्यों किसी ऑर्गेनिज्म को एनिमल कह दिया, इसका रीज़न तुमको एरिस्टोटल ने दिया? नहीं दिया, लिनस चाचा ने दे दिया। इन्होंने क्या कहा कि मैं सेल वॉल के बेसिस पे कह रहा हूँ कि कौन एनिमल है कौन प्लांट है। अगर सेल वॉल बेटा जी प्रेजेंट है तो प्लांट है, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमल है। इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स को 2 ग्रुप में करने के बाद क्यों मैं किसी चीज़ को प्लांट में डाल रहा हूँ, क्यों किसी चीज़ को एनिमल में डाल रहा हूँ, उसका रीज़न स्पेसिफाई कर दिया। क्या रीज़न दे दिया हमको? सेल वॉल रीज़न दे दिया कि सेल वॉल अगर है किसी ऑर्गेनिज्म में तो मैं प्लांट में डाल दूंगा, अगर नहीं है तो वो मेरा एनिमल हो गया। आई बात समझ में? ठीक है मैम, जब इतना अच्छा रीज़न भी दे दिया तो आज ये वाइडली एक्सेप्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस रह गए, कुछ चीज़ें कर पाने में, स्पेसिफाई कर पाने में हमारे लिनस चाचा पीछे रह गए। कौन सी चीज़ें? आओ लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ 2 किंगडम सिस्टम। 2KS लिख दूँ मैं? 2 किंगडम सिस्टम समझ जाओगे? ठीक है, देखिए चलो लिमिटेशंस। पहली वाली बेटा, इन्होंने तो यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर के बारे में कुछ बताया ही नहीं हमें। यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर बताया कुछ? जो एनिमल यूनिसेल्युलर है, जो मल्टी सेल्युलर है, वो सब तो एक ही किंगडम में आ गए कि नहीं? यानी यूनी मल्टी में तो इन्होंने कोई डिफ्रेंसिएशन करा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए देख लो, यूनिसेल्युलर हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास, और मल्टी सेल्युलर ले लो स्पाइरोगायरा। क्लेमाइडोमोनास है यूनिसेल्युलर, स्पाइरोगायरा है मल्टी सेल्युलर, है कि नहीं? तो यूनी मल्टी अलग अलग होते हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग तरह से काम करते हैं, इनका सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है बेटा। तो इनको एक साथ कैसे रखोगे? बेटा? ये अलग अलग रहने चाहिए कि नहीं? तो ये तो इसमें तो एक साथ ही आ गए। इसी तरह एक चीज़, ठीक है ना, इन्होंने यूनिमल्टी में डिफ्रेंसिएशन किया, ना इन्होंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफ्रेंसिएशन किया। नहीं, इन्होंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में डिफ्रेंसिएशन किया। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है पता है ना बेटा? पहले हो रखा है, जस्ट जिन लोगों को नहीं पता है, पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं स्पेसिफाई कर दूँ। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक वो होता है जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनके न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, उसके बेसिस पे क्लासिफाइड होता है। ठीक है, और इनके पास में ऑर्गेनेलीज होती है, इनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। ठीक बेटा, आई बात समझ में? तो इन्होंने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में भी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया। अच्छा ठीक है, और एक है बेटा जी, इन्होंने तो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक में भी नहीं किया। कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक है, कौन से हेटेरोट्रॉफिक है, इनके बीच में कहाँ हुआ है डिफ्रेंसिएशन? इन्होंने ऑटोट्रॉफिक में प्लांट और हेटेरोट्रॉफिक में फंजाई दोनों तो एक साथ डाल दिए, प्लांट फंजाई एक साथ डाल दिए। कहाँ डिफ्रेंसिएशन हो पाया? नहीं हो पाया। इसके अलावा एक और सुन लो, एक और देख लो बेटा, सेल वॉल। अब तुम बोलोगे सेल वॉल सुन के मैम किया तो सही बताया ना उन्होंने, सेल वॉल है तो प्लांट है, नहीं है तो एनिमल है। अरे सेल वॉल बनी चीज़ की किस चीज़ की है वो बताया आपको? अगर सेल्यूलोसिक है या काइटिन की बनी है, ये बताया, ये स्पेसिफाई किया। सेल्यूलोसिक होती बेटा प्लांट में है और काइटिन की बनी होती है फंजाई में। बताए आपको ये चीज़? स्पेसिफाई कर पाए इस चीज़ को? नहीं कर पाए। ये सारी क्या हो गई? लिमिटेशंस हो गई। अब इसके बाद हमारे पास आया बेटा 4th क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्या आ गया? 4था क्लासिफिकेशन आ गया। कौन सा? 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
इसको किसने दिया? नाम नाम नाम, इनको दिया अर्नेस्ट हैकल ने, इसको दिया अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक, इस सिस्टम को किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने पहले वाली जो हमारी 2 किंगडम सिस्टम है इसके प्रॉब्लम को एनालाइज करना चालू कर दिया। इन्होंने पहली प्रॉब्लम क्या देखी कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन ही नहीं हो रखा। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को देखा और बेटा इन्होंने क्या बोला कि मैं इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, मैं यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने सोचा क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं काम करता हूँ, अपना एक नया किंगडम ला लेता हूँ। इन्होंने अब 3 किंगडम कर दिए। एक तो बेटा प्लांट पहले से बना हुआ था, एनिमल्स भी पहले से बना हुआ था। फिर इन्होंने नया किंगडम ला लिया प्रोटिस्टा, नया किंगडम ला लिया प्रोटिस्टा। और इसमें क्या कर दिया? सारे के सारे यूनिसेल्युलर्स को ला लिया, इसमें सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को ला लिया। इसमें जितने यूनि थे, इसमें जितने यूनि थे, इनको इकट्ठा करके इधर ला लिया। तो अब इनमें क्या बच गए? इनमें बच गए मल्टी सेल्युलर, है कि नहीं? सारे यूनि किधर आ गए? प्रोटिस्टा में आ गए। तो अब इसमें बच गए मल्टी मल्टी, तो डिफ्रेंसिएशन हो गया। इस साइड में सारे यूनिसेल्युलर आ गए, इधर सारे तुम्हारे मल्टी सेल्युलर आ गए। तो पहली प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई बेटा। ठीक है, इतना करके खुश हो गए। बाकी इन्होंने सोचा आगे लोग करेंगे। फिर बेटा 5th क्लासिफिकेशन आया, 4 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया? कोपलैंड, कोपलैंड नाम के आदमी ने ये सिस्टम हमको दिया। ठीक है, अब कोपलैंड जी ने क्या कहा? ठीक है, एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, नीचे और भी प्रॉब्लम थी, दिखी नहीं क्या? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दूसरी प्रॉब्लम पकड़ ली। इन्होंने क्या देखा? अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी तो कहाँ डिफ्रेंसिएशन कर पाए थे लिनस चाचा, नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने बोला मैं कर देता हूँ। तो इन्होंने भी पहले वाले हमारे हैकल जी की ही आइडिया लगाई, इन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया। ठीक है, अभी हो गए कितने किंगडम? अभी हो गए 4 किंगडम। प्लांट था, एनिमल था, प्रोटिस्टा लगाया हैकल जी ने। इन्होंने कौन सा लगा दिया? मोनेरा। इन्होंने क्या लगा दिया? मोनेरा लगा दिया। मोनेरा में अब क्या किया? इन्होंने सब क्या खींच लिए बेटा? यूनिसेल्युलर खींच लिए। इन्होंने सारे खींच लिए प्रोकैरियोट्स। क्या खींच लिए? प्रोकैरियोट्स खींच लिए। आई बात समझ में? इसमें जो प्रोकैरियोटिक थे, इसमें जो प्रोकैरियोटिक थे, इसमें जो प्रोकैरियोटिक थे, सब इसमें आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? यस। अब देखो, अब मुझे बताना इसमें क्या है? हमारे पास है एक तो मल्टी सेल्युलर है, ये भी बेटा जी मल्टी सेल्युलर है, ये यूनिसेल्युलर है। ये यहाँ तक हमने देखा था। अब इसमें से जब प्रोकैरियोट्स निकल गए तो बचे क्या? यूकैरियोट्स। इसमें क्या बचे? यूकैरियोट्स। इसमें क्या बचे? यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में क्या बचा? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स बच गए। ये बेटा नीट का PYQ है, ये नीट का PYQ है, इस बात को याद करो। प्रोटिस्टा में कौन होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। और मोनेरा ने क्या खींच लिए? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स खींच लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आज वाइडली एक्सेप्टेड वाला हमारा 6th क्लासिफिकेशन वाला सिस्टम आता है। कौन सा? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम वाला, 5 किंगडम। कौन से? इस बारी कौन सा ऐड हो गया? प्लांट, एनिमल, बोलो मेरे साथ साथ, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। कौन सा आ गया? फंजाई आ गया। कब ऐड हुआ बेटा? ये 1969 में हमने ये फंजाई इसके अंदर जोड़ा। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? क्या क्राइटेरिया था? इन्होंने देखो बेटा क्या क्या चीज़ें कवर करी। पहला क्राइटेरिया इनका रिप्रोडक्शन, दूसरा क्राइटेरिया सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रो और यू, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएशन कर पाए ये। तीसरा इनका
क्राइटेरिया था फाइलोजेनेटिक्स यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इस पर भी ध्यान दिया बेटा इन्होंने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान दिया। ठीक, और क्या क्राइटेरिया थे? और थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, पता है ना? ऑटो यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेट्रो जो दूसरों से लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। फिफ्थ बेटा इन्होंने थैलस पर भी ध्यान दिया। थैलस क्या होता है? थैलस बोल सकते हो बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, थैलस क्या होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इन्होंने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में भी डिफ्रेंसिएशन कर दिया। तो है कि नहीं है एकदम बढ़िया वाला सिस्टम? तो आज वाइडली एक्सेप्टेड कौन सा सिस्टम है? 5 किंगडम सिस्टम। ठीक, ओके बेटा इसके बाद एक और सिस्टम आया है, ये नहीं कि ये आखिरी है, 7वां सिस्टम भी आया है, 6 किंगडम सिस्टम आया है। इसमें कौन सा किंगडम इंक्लूड हो गया? ठीक है, मैं पूरा बना नहीं रही, यहीं पे आपको बता देती हूँ। एक आर्के बैक्टीरिया करके एक और किंगडम जोड़ दिया गया, और इसको देने वाले किसने दिया? कार्ल वूज ने हमको ये वाला सिस्टम दिया, आर्के बैक्टीरिया जोड़ दिया। लेकिन इस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम सिस्टम के बारे में। ठीक, ओके मैम। बेटा जी ये भी एक देख लो, 3 डोमेन्स होते हैं, बस नाम ले देख लो डोमेन्स के थोड़ा सा, है ना? 3 डोमेन पता होने चाहिए सबको। हाँ जी, पहला डोमेन होता है आर्के, जिसमें आर्के बैक्टीरिया आता है, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन होता है बेटा यूकैरिया। ठीक, हाँ जी, 3 डोमेन पता चल गए, आर्के, यू बैक्टीरिया, यूकैरिया। वेरी वेरी गुड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब बेटा जी एक टेबल है। हाँ, तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एक टेबल है बेटा, वो फटाफट से देख लो, मैं यहाँ लाती हूँ। ये हमारा टेबल है, बड़ा हो जा। हो, ये जूम क्यों नहीं हो रहा? हाँ, हो गया, ठीक है। ये टेबल फटाफट से एक बार देख लो, क्या है इस टेबल में? 5 किंगडम्स के बारे में बोला है। हाँ जी, कहाँ गया? ये चल क्यों नहीं रहा? टेबल पे नहीं चलेगा शायद। ठीक है, ऐसे ही देख लो। सेल टाइप में, अच्छा 5 किंगडम्स के बारे में बताया है, कैरेक्टर्स देख लो, सेल टाइप के बारे में बताया, सेल वॉल के बारे में बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताई है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों को बताया है इन लोगों ने। ठीक है, देखो पहले बात करते हैं मोनेरा की। ये सबको पता चल गया है ना? मोनेरा में क्या आएंगे? प्रोकैरियोटिक आएंगे, इसीलिए तो सेपरेटली मोनेरा का किंगडम लाया था, ताकि प्रोकैरियोट्स अलग हो सकती। तो इनमें सेल टाइप प्रोकैरियोटिक आ गया, बाकी सब में यूकैरियोटिक आ गया। इसके बाद सेल वॉल की बात करते हैं। मैंने कहा था तुम लोगों को तब कि सेल वॉल में इन्होंने लिनस जी हमारे, है ना, लिनस जी दे नहीं पाए थे हमको कि सेल वॉल किस चीज़ की बनी है, इसके ऊपर प्रॉपरली क्लासिफिकेशन नहीं दे पाए थे। देखो 5 किंगडम सिस्टम में ये क्लासिफिकेशन आ गया। नॉन सेल्यूलोसिक सेल वॉल होती है मोनेरा के पास, नॉन सेल्यूलोसिक होती है तो मैम सेल्यूलोज की नहीं तो किस चीज़ की बनी है? पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड से बनी हुई सेल वॉल होती है मोनेरा की। ठीक, प्रोटिस्टा की किस चीज़ की होती है? किन किन में सेल वॉल होती है? किन किन में तो होती ही नहीं। फंजाई में होती है लेकिन विदाउट सेल्यूलोज, फंजाई में होती है लेकिन सेल्यूलोज की नहीं होती। प्लांट में होती है सेल्यूलोज वाली, और एनिमल्स में तो सेल वॉल ही एब्सेंट होती है। ठीक, अब मोनेरा में बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मोनेरा प्रोकैरियोटिक है तो इसमें एब्सेंट होगी, और बाकी सब अगर यूकैरियोटिक है तो सब में प्रेजेंट होगी। ओहो, टेबल कहाँ गया? हाँ, ये देखो कहाँ थे हम लोग? हाँ, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। मोनेरा इज बेटा सेल्यूलर, प्रोटिस्टा सेल्यूलर, और बाकी सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक, कौन कौन? यूनिसेल्यूलर
मोनेरा और प्रोटिस्टा आर यूनिसेल्यूलर, बाकी सब मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर में किस तरह देख लो, फंजाई मल्टी सेल्यूलर और लूज टिश्यू के बने होते हैं, प्लांट टिश्यू और ऑर्गन, और एनिमल्स में वी हैव टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोनेरा को बेटा इस वाले में ना सबसे ज़्यादा इनको एक वर्ड है, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, ये लोग बेटा सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। कौन? मोनेरा सबसे ज़्यादा क्या दिखाएंगे? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी इनके पास सबसे ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देख लो, ऑटोट्रॉफिक है, इसमें कीमोसिंथेटिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, और हेटेरोट्रॉफिक भी है, इसमें भी सैप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइटिक भी है। ठीक, ये दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा है? हाँ, इसमें सैप्रोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है। प्रोटिस्टा इज ऑटोट्रॉफिक में ओनली फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक नहीं है, और हेटेरोट्रॉफिक भी है। फंजाई आर ओनली हेटेरोट्रॉफिक, इनमें ऑटोट्रॉफिक नहीं होता, हेटेरोट्रॉफिक में दोनों आता है, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक। प्लांट आर ऑटोट्रॉफिक, ये बताने की जरूरत नहीं बेटा, फोटोसिंथेटिक होते हैं। एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक, द होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। ओके, डन, टेबल डन, ठीक है, निकाल दूँ? यस। अभी नेक्स्ट, अब हम लोग एक एक किंगडम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन विल स्टडी ऑल द किंगडम्स। फर्स्ट किंगडम वी हैव इज, अरे मेरा लेजर पॉइंटर स्टार्ट हो गया, हाँ, फर्स्ट किंगडम दैट वी हैव इज मोनेरा। फर्स्ट किंगडम कौन सा देखेंगे? मोनेरा, पहला किंगडम मोनेरा। मोनेरा में मेजरली बेटा होते हैं बैक्टीरिया। कौन होते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा, सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा। बहुत ही अबंडेंट होता है बेटा ये, अबंडेंट यानी बहुत बड़े नंबर में है, हर जगह फैले हुए हैं। अगर तुम लोग कहीं से एक हैंडफुल मिट्टी भी उठाओगे मुट्ठी भर के, तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, इतने ज़्यादा अबंडेंट है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह पे होता है। ये एक्सट्रीम में भी रह सकते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी कौन रह सकता है? बैक्टीरिया रह सकते हैं, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, डेजर्ट्स हो, स्नो, डीप ओशंस, कहीं पर भी, मोस्टली हर जगह पर ये लोग सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये या तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहेंगे, मोस्टली एज पैरासाइट्स रहते हैं। किस तरह से रहते हैं बेटा? एज पैरासाइट्स रहते हैं, किसी के ऊपर या अंदर, ठीक, ओके। बैक्टीरिया क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया? मेटाबॉलिकली डाइवर्स, मेटाबॉलिकली डाइवर्स होते हैं। क्या क्या आएगा? क्या क्या आएगा इनके अंदर? दीज आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी, कीमोसिंथेटिक भी, और हेटेरोट्रॉफिक भी है। हेटेरोट्रॉफिक में बताओ? हेटेरोट्रॉफिक में सैप्रोफाइटिक भी है, और साथ ही बेटा सैप्रोफाइटिक के साथ क्या है? पैरासाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी है, इसीलिए ये मेटाबॉलिकली डाइवर्स है, ठीक है। अब इनके थोड़ा सा शेप के बारे में बात करते हैं। ये बेटा अलग अलग शेप्स में है, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। टेल मी द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट होता है ऐसे गोलू 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 गोलू, ठीक है, फर्स्ट दे आर फाउंड इन दिस शेप। इसको क्या कहेंगे? कॉकाई। कौन सा शेप है ये? कौन सा शेप है ये? कॉकाई। अरे एक सेकेंड, विच शेप इज दिस बेटा? दिस शेप इज कॉकाई, यस, दिस शेप इज कॉकाई। व्हाट? छोटे छोटे सर्कल में रहना, ठीक, दिस इज कॉकाई। नेक्स्ट शेप, सेकेंड शेप, सेकेंड शेप इज ऐसा, यस, दिस इज द सेकेंड शेप। ये क्या है बेटा? दिस इज स्पोर। और ये कौन सा शेप है? इसका नाम है बैसिलाई, इसका नाम है बैसिलाई। पहला कॉकाई, दूसरा बैसिलाई, ठीक, दो, ये दो शेप समझ में आए, और दो है, देखो अभी थर्ड शेप। थर्ड ऐसा होता है,
ये क्या है इसके? फ्लैजेला, फ्लैजेलम बेटा इसके। और ये शेप कौन सा है? स्पाइरिला। कौन सा शेप है? स्पाइरिला। ठीक है, लास्ट शेप देख लो, लास्ट शेप देख लो, विब्रियो। कौन सा शेप है? विब्रियो। ये कैसा होता है? कॉमा जैसा, ये ऐसा। ठीक है, कॉमा का जैसा शेप होता है ना बेटा, वैसे होता है ये, ऐसे। ठीक, दीज आर विब्रियो। ये शेप्स हो गए बैक्टीरिया के। आ गई बात समझ में? अब हमारा जो किंगडम मोनेरा है ये आगे डिवाइड होता है। किन में? दो इसमें। वन इज वी हैव आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा में दो टाइप्स आते हैं, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। दोनों को डिटेल में फटाफट से पढ़ लेते हैं हम लोग। पहले आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। ठीक, आर्के बैक्टीरिया में बेटा वो आते हैं जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। इनको हमने किस में डाल दिया? आर्के बैक्टीरिया में आगे डाल दिया। एक्सट्रीम यानी हार्श, हार्श हैबिटेट्स में ये रह सकते हैं। चलो देखिए अब इनके हार्श हैबिटेट। ठीक है, कौन कौन से हार्श हैबिटेट में ये रहेंगे? हाँ देखो, पहला वाला एक्सट्रीमली सॉल्टी, एक्सट्रीमली सॉल्टी वाले में, एक्सट्रीमली सॉल्टी वाले में रहने वाले को हम लोग बोलते हैं हैलोफाइल्स। वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली सॉल्टी जगहों में रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? हैलोफाइल्स बोलेंगे। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में दो टाइप्स आ गए, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में पहला टाइप जो एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस में रह सके उनको कहते हैं हैलोफाइल्स। आर्के बैक्टीरिया में दूसरा टाइप जो एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, एक्सट्रीमली हॉट स्प्रिंग्स में रह सकते हैं, इनको क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। नाम से समझ गए? थर्मो, थर्मो हॉट है ना, थर्मो हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले कौन है? थर्मो एसिडोफाइल्स है। एक और एक है बेटा, एक और एक है जो एक्सट्रीम मार्शी एरियाज में रहेंगे, इनको क्या बोलेंगे? मीथेनोजेंस। एम फॉर मार्शी, एम फॉर मीथेनोजेंस। ओके, कौन से है ये? मीथेनोजेंस है। ऑलराइट, ये मीथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? दीज आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ ruminant animals, in the gut of ruminant animals such as, ruminant animals कौन होता है? cows, buffaloes है ना। and methanogens are responsible for the production of methane। मीथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? मीथेनोजन है। ये काउज में, बफेलोज में होते हैं, इसीलिए वो लोग बायोगैस यानी मीथेन प्रोड्यूस कर पाते हैं। आई बात समझ में? ठीक, एक और एक बारी देखो, मोनेरा, मोनेरा में दो टाइप्स, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में तीन टाइप होते हैं, हैलोफाइल्स जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, और मीथेनोजेंस जो मार्शी एरियाज में रहते हैं। मीथेनोजेंस किस में प्रेजेंट होता है? गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउज एंड बफेलोज, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन दैट इज बायोगैस फ्रॉम दीज एनिमल्स। नेक्स्ट टाइप, आर्के बैक्टीरिया के अलावा दूसरा टाइप क्या था? यू बैक्टीरिया। जहाँ पे भी तुमको मिल जाए ये यू वर्ड, इसका मतलब होता है ट्रू। क्या है ये? यू बैक्टीरिया यानी दीज आर ट्रू बैक्टीरियाज, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरियाज। ये असली बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, आई बात समझ में? अब ये जो हमारे यू बैक्टीरिया है इनके बारे में थोड़ा सा देख लो। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है। एक और एक चीज़ देखो, अगर ये मोटाइल है, यानी मोटाइल क्या होता है? अगर ये चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ वहाँ, एक जगह चिपके नहीं होते, चल सकते हैं, तो इनके पास में क्या होता है? फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला क्या होता है? ऐसे सपोज ये इनकी बॉडी है तो इसमें से ये ऐसे फ्लैजेला निकलता है, ये इनके मूवमेंट को
आसान बना देता है, ठीक है। इन्हीं की वजह से, इन फ्लैजेला की वजह से ये लोग चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ओके। अभी इसमें आते हैं बेटा, यू बैक्टीरिया में आते हैं हमारे पास साइनोबैक्टीरिया। कौन आते हैं इसमें हमारे पास? इसमें हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया। हु आर साइनोबैक्टीरिया? ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम सुना है कभी? सुना है ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम? यही साइनोबैक्टीरिया ही होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। छोटे थे तब बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गी, अब क्या बोलोगे? साइनोबैक्टीरिया बोलोगे, ठीक है। इन साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है बेटा? इनके पास में होता है क्लोरोफिल। कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए। और किन के पास होता है पता है? ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। यानी साइनोबैक्टीरिया हैव अ सिमिलर कैरेक्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स, दैट इज क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो अगर इनके पास क्लोरोफिल है बेटा तो साधारण सी बात है ये किस तरह के होंगे? क्लोरोफिल है यानी ये ऑटोट्रॉफिक है। क्लोरोफिल है यानी ये ऑटोट्रॉफिक है। और ऑटोट्रॉफिक भी कौन से? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स है। आई बात समझ में? हो गया ये क्लियर? ठीक। साइनोबैक्टीरिया थोड़ा सा और देखो, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया थोड़ा सा और देखो। साइनोबैक्टीरिया, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले बेटा। होते हैं यूनिसेल्युलर, यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, या फिलामेंटस रहेंगे। या तो बेटा कॉलोनीज में रहेंगे या फिर ये फिलामेंटस रहेंगे, ठीक। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? कहाँ कहाँ होता है? हमने तो देखा आर्कियोबैक्टीरिया बहुत हार्श कंडीशंस में होता है। यू बैक्टीरिया में हमारे पास ये साइनोबैक्टीरिया है, ये कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर और मरीन वाटर, और दीज आर ऑल्सो समटाइम्स टेरेस्ट्रियल एल्गी, ठीक। कभी कभी बेटा टेरेस्ट्रियल भी होती है, ज़मीन पर भी पाई जाती है, ठीक। अब बेटा इनकी जो कॉलोनीज़ होती है, हमने देखा जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये कॉलोनीज़ में रहती है। इनकी एक कॉलोनी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ओके। ये इस तरह से होती है। ये हम लोग कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी देखते हैं? साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक है। ये किसका डायग्राम है बेटा? नॉस्टॉक का डायग्राम है। यू बैक्टीरिया में आता है साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, और एक ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है नॉस्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग नॉस्टॉक के ज़रिए ब्लू ग्रीन एल्गी की कॉलोनी बना रहे हैं। मेजरली नॉस्टॉक ही बना रहे हैं। ये देखो, ये इस तरह से होगा, ठीक। इस तरह से होते हैं, ये ऐसे लंबे लंबे बनाते हैं। अब इसमें होता है एक स्पेशल, ये देखो, एक इनके बीच का जो मेंबर है ये स्पेशल होता है। ये वाला क्यों स्पेशल है? इसको मैंने अलग से क्यों कर दिया? देखो, ये जो बाकी सारे हैं ये क्या करेंगे? ये करता है बेटा CO2 फिक्सेशन, और इन सब के बीच में एक ये अलग से होता है, इसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। एक नॉस्टॉक का मेंबर बेटा अलग से होगा, डेट इज हेटेरोसिस्ट कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे अलग होकर N2 का फिक्सेशन करता है। सब लोग क्या करते हैं? CO2 फिक्सेशन करता है, तो बीच में एक अलग से आ जाता है कि नहीं मैं तो हेटेरोसिस्ट हूँ, मैं तुम लोगों से अलग हूँ, मैं N2 को फिक्स करूँगा, ठीक। इस तरह से ये होता है। और इनको एक बेटा म्यूसिलेजिनस शीथ सराउंड करती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इस तरह से होती है, ये होती है इनकी म्यूसिलेजिनस शीथ, ठीक है। इस तरह से क्या है ये? म्यूसिलेजिनस शीथ है। मैं यहाँ जगह करके लिख देती हूँ। दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ, ओके। ये पूरा की पूरा डायग्राम आपके NCERT में दे रखा है। यहाँ से नहीं समझ में आया तो वहाँ पे भी देख लो, वैसे तो मैंने काफ़ी क्लियरली बताया है, ठीक। इतनी बात आई समझ में? हाँ, और देखो ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं ये किस किस में होंगे? ये हेटेरोसिस्ट वाली चीज़ एक तो हमने देखी नॉस्टॉक में, एक किस में देखी हमने? नॉस्टॉक में। सिमिलरली बेटा एक और है इसका एग्जाम्पल, एनाबाइना। एक और एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक, और एक और एग्जाम्पल एनाबाइना, ठीक है। ये हेटेरोसिस्ट वाली चीज़ इनमें देखी जाती है। ये दो इनके हेटेरोसिस्ट वाली चीज़ के ये दो एग्जाम्पल हो गए। अभी हमने क्या देखा? ये जो हमने
साइनोबैक्टीरिया के थ्रू पढ़ाई की। ये साइनोबैक्टीरिया के थ्रू हमने पढ़े फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक, हमने यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया पढ़े, किसकी मदद से पढ़े? साइनोबैक्टीरिया। इन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा? हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़े। हमने कौन पढ़े? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कौन? हमने नॉस्टॉक देखा। एक और एक एग्जाम्पल क्या है? एनाबाइना भी है। हुई बात क्लियर? यू बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया क्लियर हो गए। ठीक, अब इसमें हम लोग देखेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक है ना, हमने क्या बात करी थी? इनमें ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक हमने देखे, अब देखेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक वाले क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, इनको ये लोग अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। नाइट्रेट और अमोनिया से ये लोग क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। ये कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्रेट और अमोनिया से क्या प्रोडक्शन करेंगे? एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक, ये हमारे लिए बड़े काम के है बेटा। जो हमारी ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये हमारी बड़े काम की चीज़ है। ये ग्रेट रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन और सल्फर में। ठीक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब के रिसाइकलिंग में काम करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दीज आर रियली हेल्पफुल टू अस। ठीक, अब देखो ऑटोट्रॉफिक की बातें यहाँ पे हो गई। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक की। हेटेरोट्रॉफिक भी तो होते हैं ना, होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी तो होते हैं। दीज आर मोस्ट अबंडेंट वाले। सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? हेटेरोट्रॉफिक ही पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन है? मेजर डीकम्पोजर्स है। डीकम्पोजर्स है, ये कौन है? डीकम्पोजर्स है। इनका बेटा हम ह्यूमंस के डेली लाइफ में भी काफ़ी सारा हेल्प है। कैसे मैम? डेली लाइफ में तुम लोग इनको यूज़ करते हो? बताओ, अब तुम लोग बताओ कब करते हो? डेली लाइफ में तुम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूज़ करते हो? कब करते हो? जब मम्मी तुम्हारी मिल्क से कर्ड बनाती है, तो ये वाले हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मदद करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स फॉर्म करने में भी मदद करते हैं। कई सारे एंटीबायोटिक्स बनाने में भी ये हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग भी करते हैं लेग्यूम में, प्लांट्स में N2 फिक्सेशन भी करते हैं हमारे लिए। ठीक, अच्छा, ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं हेटेरोट्रॉफिक। सब अच्छे नहीं होते। ठीक, सब अच्छे नहीं होते। कुछ कुछ हमारे लिए पैथोजेंस भी होते हैं। कुछ हेटेरोट्रॉफिक हमारे लिए पैथोजेंस का भी काम करते हैं। ये ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल्स को, पेट्स को अलग अलग डिसीजेस देती है। कुछ डिसीजेस के नाम यहाँ मैं क्या लिख रही हूँ? यहाँ पे मैं डिसीजेस लिख रही हूँ। ठीक है, ये डिसीजेस देख लो। जैसे कि कोलेरा, एक डिसीज़ हो गया कोलेरा, फिर हो गया टाइफॉइड, फिर बेटा टिटैनस, फिर सिट्रस कैंकर। ये सारी बीमारियाँ किनकी वजह से आती है? These diseases are caused by different heterotrophic bacteria, by different bacteria. ये बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे तो है ही, लेकिन साथ में पैथोजेंस भी है। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटानस, सिट्रस कैंकर जैसी बीमारियाँ ये लोग स्प्रेड करते हैं। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी इनके रिप्रोडक्शन की। ये मेजरली
किस तरह रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा? मेजरली फीजन से करता है। मेजरली किससे करता है? फीजन से करते हैं। लेकिन फिजन कब? अगर इनके पास अच्छी फेवरेबल कंडीशंस हैं तो मेजरली ये फिजन से काम चला लेंगे बेटा। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो इनको स्पोर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। क्या? स्पोर प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ये इनका, ठीक है। और इन स्पोर्स की मदद से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा ना बेटा, एक सेकेंड ना, थोड़ा कुछ बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। यानी कि ये हमारे पास ये लोग सेक्सुअल भी करते हैं। किस तरह से? डीएनए ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक। आई बात समझ में? ओके। अब इसमें आगे, हाँ, इसमें आगे हमारे पास एक और एक स्पेशल बैक्टीरिया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द बैक्टीरिया इज़ माइकोप्लाज्मा। ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक। कोई एज सच टाइप वगैरह नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल है बैक्टीरिया का। इसकी कुछ खास बातें हैं, इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा सेपरेटली लास्ट में पढ़ रहे हैं। क्या क्या खास बात है? दे कंप्लीटली लैक सेल वॉल। इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है। एक्सेप्शन है कि नहीं? बाकी हमने देखा था मोनेरा के पास सेल वॉल होती है, बस नॉन सेल्यूलोसिक होती है, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। लेकिन बेटा ये तो कम्प्लीटली लैक ही करते हैं, सेल वॉल होती ही नहीं है इनके पास। नेक्स्ट चीज़, दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, सबसे छोटे लिविंग सेल्स कौन से हैं? माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटे। और सर्वाइव भी कैसे करते हैं? विदाउट ऑक्सीजन करते हैं। सर्वाइव भी कैसे करते हैं बेटा? विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। विदाउट ऑक्सीजन के माइकोप्लाज्मा विल सर्वाइव। ये कैसे होते हैं? पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। आई बात समझ में? यहीं पे हमारा ये वाला किंगडम दैट इज़ मोनेरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चालू करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। मैं इस वीडियो को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, एक मोनेरा और प्रोटिस्टा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरे इसमें हम लोग पढ़ेंगे फंजाई और प्लांट एनिमल और वायरस वायरॉइड वगैरह, ठीक। तो अब हम लोग क्या चालू कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट किंगडम दैट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक, छोटा सा ही पार्ट है, फटाफट हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। अब प्रोटिस्टा में सारे कौन प्लेस्ड होते हैं? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ये मैंने बताया था, ये PYQ है बेटा, ये PYQ आ चुका है। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इस किंगडम की जो सारी बाउंड्रीज है कि कहाँ तक कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसके बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। जो बेटा किसी बायोलॉजिस्ट के लिए हो सकता है प्रोटिस्टन, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए एक प्लांट भी हो सकता है। तो हम क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं मैम किंगडम प्रोटिस्टा में? हम वही इंक्लूड करेंगे जो NCERT इंक्लूड करके। NCERT ने क्या इंक्लूड कर रखा है प्रोटिस्टा में? NCERT ने क्या इंक्लूड कर रखा है प्रोटिस्टा में? NCERT ने प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर रखे हैं, एक तो इंक्लूड कर रखे हैं बेटा, एक इंक्लूड कर रखे हैं क्राइजोफाइट्स। फिर इंक्लूड कर रखे हैं डाइनोफ्लिजेलेट्स। गलत हो गया क्या? हाँ, डाइनोफ्लिजेलेट्स इंक्लूड कर रखे हैं। फिर इंक्लूड कर रखे हैं यूग्लेनॉइड्स, और भी है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ। और इंक्लूड क्या कर रखे हैं? स्लाइम मोल्ड्स। और क्या इंक्लूड कर रखे हैं? प्रोटोजोन्स, ठीक है। अब हम लोग इनको एक एक करके बड़े अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनके पास, अच्छा देखो, प्रोटिस्टा के पास ना बेटा फ्लैजेला या फिर सीलिया होते हैं,
और ये यूकैरियोट्स होता है तो इनके पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती है। ओके, ये सेक्सुअली या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेल फ्यूजन एंड ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ये लिख लूँ क्या मैं, बहुत कुछ हो गया ये, है ना, एक बार लिख लेते हैं क्या क्या इनके पास। ये यूकैरियोटिक है तो इनके पास में न्यूक्लियस है बेटा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, प्लस ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी इनके पास है। इनका रिप्रोडक्शन या तो एसेक्सुअल है प्लस सेक्सुअल भी है, दोनों भी करते हैं, दोनों भी करते हैं। इनके पास में होते हैं फ्लैजेला एंड सीलिया, मतलब दोनों में से कोई एक और ले लो, फ्लैजेला और सीलिया। फ्लैजेला या फिर सीलिया, क्या कर रही हूँ देखो मैं, सो सॉरी, फ्लैजेला और सीलिया, यस, फ्लैजेला होते हैं या फिर सीलिया होते हैं। अब ये इनका रिप्रोडक्शन में हमको और क्या दे रखा है, ये या तो क्या करेंगे, सेल फ्यूजन करेंगे या फिर ज़ाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, दोनों भी कर सकते हैं बेटा, ज़ाइगोट फॉर्मेशन। ठीक ठीक, करूँ मैं स्टार्ट, प्रोटिस्टा के टाइप्स स्टार्ट करें। पहला टाइप क्या है बेटा, क्राइजोफाइट। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स में कौन इंक्लूड होंगे, क्राइजोफाइट्स में दो इंक्लूड होता है, एक डायटम्स और दूसरे इंक्लूड होता है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी, इनको क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम है डेस्मिड्स। ओके, ये जो है फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन दोनों में पाए जाते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे फ्लोट इन वाटर करंट्स। किस में फ्लोट करते हैं, वाटर करंट्स में फ्लोट करते हैं, यहाँ लिखो फ्लोट्स इन वाटर करंट कॉल्ड प्लैंकटन। प्लैंकटन कहते हैं इनको। ठीक, ये बात समझ आई। इनमें मोस्ट क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्ट क्राइजोफाइट्स क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग डायटम्स की। ठीक है, डायटम्स पे क्वेश्चन आता है, ये देखो डायटम्स। इनकी एक खास बात है बेटा, इनकी खास बात इनका शेप है। इनके जो सेल वॉल है ये दो थिन ओवरलैपिंग शेल सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं, यानी एक ऐसे दूसरा ऐसे, इस शेप में इनकी सेल वॉल होती है डायटम्स की। ये एकदम याद रखो, सोप का बॉक्स कैसे होता है, नीचे से एक डब्बा होता है और ऊपर से ऐसे ढक्कन वाला डब्बा इस तरह से उसके ऊपर फिट हो जाता है कि नहीं। तो इसी तरह से हमारे पास ये डायटम के सेल्स होते हैं। आई बात समझ में, यस। इसीलिए बेटा अब देखो इनकी जो ये वॉल्स है ना, ये सिलिका से एम्बेडेड होती है। इन वॉल्स के ऊपर क्या लगा होता है, सिलिका होती है, इसीलिए ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। जल्दी से हम लोग इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। तो क्या होता है कि ओशन में जहाँ पे ये डायटम्स पाए जाते हैं तो इनकी जो वॉल्स है जो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, ये नीचे जाके डिपॉजिट होने लग जाती है। तो बिलियंस ऑफ ईयर्स से ये अक्यूमुलेशन होता आया है, ये सेल वॉल नीचे जाकर डिपॉजिट होती आई है। इसको क्या बोलते हैं, इन डिपॉजिशंस को क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस। डायटोमेशियस अर्थ बोला जाता है, डायटोमेशियस अर्थ बोला जाता है। आई बात समझ में। अच्छा, इनको यूज़ किस में किया जाता है, देखो इनकी जो सेल वॉल है ये ग्रिटी होती है, इसलिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, हम इनको यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन में। फिल्ट्रेशन ऑफ व्हाट, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ओके, अब क्योंकि तुम लोग देख रहे हो कि डायटम्स क्या हो रहा है, नीचे जा जा के ओशन में जमे जा रहे हैं, है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहे, डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहे हमारी तरफ से। तो ये इनको कहा जाता है चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। ओशन में प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस है कि नहीं है ना, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस क्या बोला जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। कौन है ये, डायटम्स है। आई बात समझ में। यहीं पे क्राइसोफाइट्स ख़त्म होता है, इसके अलावा कुछ दे नहीं रखा।
नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये किंगडम प्रोटिस्टा का सेकेंड टाइप, पहला क्राइजोफाइट्स, दूसरा डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स में किन की बात करेंगे? ये मोस्टली होता है मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। बेटा ये अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, रंग बिरंगे, है ना। येलो हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। इनका कलर किस पे डिपेंड करेगा? इनके सेल के मेन पिगमेंट्स पे कलर डिपेंड करेगा। ठीक, ओके। इनकी जो बेटा डाइनोफ्लैजेलेट्स की जो इनकी जो सेल वॉल होती है, ये स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स की बनी होती है। ये स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स की बनी होती है। इनका एक फ़ोटो दे रखा है एनसीईआरटी में, वो अगर आपने खोल रखी है तो देखो, उसमें दिखाया है उन्होंने कि किस तरह स्टिफ दिखता है ये, है ना, ऐसे कड़क दिखता है। कड़क सेल्यूलोसिक प्लेट्स इनके आउटर सरफेस पर लगी होती है डाइनोफ्लैजेलेट्स के। मोस्ट ऑफ देम हैव फ्लैजेला। इनके पास क्या होता है बेटा? फ्लैजेला। कितने? मोस्टली 2 होता है। ठीक, मोस्टली 2 फ्लैजेला होता है। एक तो लॉन्गिट्यूडनली लगा होता है, एक फ्लैजेला लॉन्गिट्यूडनली लगा होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली लगता है। ये भी तुम लोगों को फोटो में दिख जाएगा, बेटा। दूसरा ट्रांसवर्सली लगा होता है, ओके, इन द फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स के बीच में ये 2 फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडनली एक और एक ट्रांसवर्सली लगा हुआ होता है। अब एक खास बात बेटा रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स की, जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ये कॉज करते हैं रेड टाइड्स। व्हाट आर रेड टाइड्स? इनका पहले एग्जांपल लो। इनका एग्जांपल है गॉन्यूलैक्स। ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स का एक एग्जांपल है बेटा। गॉन्यूलैक्स क्या करता है? रेड टाइड्स इनकी वजह से अकर होती है। व्हाट आर रेड टाइड्स? क्या होता है? जो ये रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स है ये क्या करते हैं? ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते जाते हैं, नंबर में बहुत बढ़ जाते हैं और इतने बढ़ जाते हैं कि जो सी है वो हमको रेड दिखने लग जाता है। इनकी वजह से रेड दिखने लग जाता है, तो इस रेड सी को हम लोग कहते हैं रेड टाइड्स। कौन कॉज करता है रेड टाइड्स? रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स। एग्जांपल गॉन्यूलैक्स। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरा सी रेड दिखने लग जाता है। नाउ दीज ऑल्सो रिलीज टॉक्सिन्स। क्या रिलीज करते हैं? टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो मरीन एनिमल्स के लिए जैसे कि फिशेस वगैरह जो हमारी होती है इनको किल भी कर सकता है, टॉक्सिक होता है इनके लिए। ठीक है, ये जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं दीज आर टॉक्सिक फॉर द मरीन एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट बेटा प्रोटिस्टा में कौन कौन सी चीज़ें देखी? सबसे पहले क्राइजोफाइट्स देखे जिसमें हमने डायटम्स और गोल्डन एल्गी देखा। डायटम्स सोप के बॉक्स की तरह होते हैं, है ना, डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। फिर हमने अभी देखे डाइनोफ्लैजेलेट्स अलग अलग कलर में होते हैं, मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनके पास स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स होती है और 2 फ्लैजेला होते हैं बेटा। इनका रेड कलर के जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होता है ये रेड टाइड कॉज करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स वॉज गॉन्यूलैक्स, है ना। और ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है जो मरीन एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होती है। क्राइजोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैजेलेट्स हो गया। नेक्स्ट बेटा यूग्लेनॉइड्स आते हैं। यूग्लेनॉइड्स की खास बात, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। हमने देखा था ना प्रोटिस्ट में क्या होता है, सम हैव सेल वॉल सम डू नॉट हैव। तो जिनके पास नहीं होता है उनका एग्जांपल है यूग्लेनॉइड्स। ठीक है, ये मेजरली किस में रहते हैं? फ्रेश वाटर में प्लस बेटा स्टैगनेंट वाटर में रहता है। व्हाट इज स्टैगनेंट वाटर मैम?
स्टैगनेंट वाटर क्या होता है? जो एक ही जगह टिका रहे, है ना। रिवर कैसे स्टैगनेंट नहीं होती, रिवर हमेशा कंटिन्यू बहती रहती है, चलती रहती है। लेक, पॉन्ड, ये एक जगह रुके हुए जो वाटर है, इस तरह के फ्रेश वाटर और स्टैगनेंट वाटर में यूग्लेनॉइड्स पाए जाते हैं। सेल वॉल नहीं होता इनके पास सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेलिकल बोलते हैं। इस प्रोटीन की लेयर को पेलिकल बोलते हैं, जो इनकी बॉडी को क्या बनाता है? इसकी वजह से इनकी बॉडी है फ्लेक्सिबल। इस प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। यूग्लेनॉइड्स के पास भी फ्लैजेला होता है बेटा। फोकस करो इधर, ठीक है, यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देना, फोकस होने में है क्लास, बाकी नहीं है ज़्यादा, अब थोड़ा ही बाकी है। इनके पास क्या होता है? दीज हैव टू फ्लैजेला। इनका फ्लैजेला बेटा हमने देखा डायनोफ्लैजेलेट्स का एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली अरेंज होता है कि नहीं। इनके फ्लैजेला के बारे में क्या जानकारी दे रखी है हमको कि इनका एक फ्लैजेला शॉर्ट होता है, दूसरा लॉन्ग होता है। एक शॉर्ट एक लॉन्ग। ये भी क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर तुम बेटा जी इनको दे दोगे सनलाइट अगर तुम लोग इनको दे दोगे तो ये लोग क्या करेंगे? फोटोसिंथेटिक बन जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर तुमने ये सनलाइट निकाल दी, अगर तुमने ये सनलाइट बेटा निकाल दी इनके पास से, तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। अगर सनलाइट नहीं हुई तो ये लोग हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे। हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करके स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको प्रिडेट करना शुरू कर देंगे। ओके, अब इनके बेटा एक खास बात, इंटरेस्टिंग बात, खास बात कि यूग्लेनॉइड्स के जो पिगमेंट्स होते हैं, यूग्लेनॉइड्स में जो भी पिगमेंट्स होते हैं, these pigments are identical to those of higher plants. These pigments are identical to those of higher plants. ठीक, आई बात समझ में। एग्जाम्पल क्या है बेटा यूग्लेनॉइड्स का? एक एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल यूग्लेना, नाम से ही याद रह जाएगा, यूग्लेनॉइड्स का एग्जाम्पल यूग्लेना। ठीक, सेम ही नाम है दोनों के। ये भी कंप्लीट हो गया। अब प्रोटिस्टा का फोर्थ टाइप आता है, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। बस स्लाइम मोल्ड्स और एक और प्रोटोजोन्स नाम के टाइप बच्चा है बेटा, फिर ख़त्म। फिर बाकी पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक। एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफाइटिक। रहेगा याद। इनकी बॉडी बेटा डिकेइंग ट्विग्स और लीव्स को एनगल्फ करती है। जो भी डिकेइंग ट्विग्स है, लीव्स है, इनको क्या करते हैं बेटा? ये खा जाते हैं, है ना, एनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। और सूटेबल कंडीशंस में ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्मोडियम। इन सूटेबल कंडीशंस एग्रीगेशन फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? बोलो मेरे पीछे। एग्रीगेशन फॉर्म हो जाएगा जिसका नाम होएगा प्लास्मोडियम। ये जो प्लास्मोडियम होता है ये सेवरल फीट तक ग्रो हो सकता है, सेवरल फीट तक ग्रो हो सकता है। ये आई बात समझ में इतनी? अब ठीक है, अगर इनको सूटेबल कंडीशंस मिल गई तो ये प्लास्मोडियम बनाएंगे। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई तो, अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होएगा? अनफेवरेबल कंडीशंस में ये जो हमारा प्लास्मोडियम है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। और डिफ्रेंशिएट होके क्या बना देगा? फ्रूटिंग बॉडीज़ बना देगा। डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा। या कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज़? जिनके टिप्स पे क्या होएगा? स्पोर्स होंगे। ठीक, अब ये जो अनफेवरेबल कंडीशंस में प्लास्मोडियम डिफ्रेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है जिनके टिप्स पे हमको स्पोर्स मिलते हैं, तो ये जो हमारे स्पोर्स है इनके पास ट्रू वॉल्स होती है। इनके पास क्या होती है? ट्रू वॉल्स होती है। तो ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं।
इनकी वॉल्स असली होती है ना, चालू कंपनी की नहीं होती, असली होती है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रेजिस्टेंट रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रह सकते हैं? रेजिस्टेंट रह सकते हैं और कितने भी सालों तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक, अब बोलोगे इनके स्पोर्स मैम यहाँ से वहाँ जाते कैसे हैं, डिस्पर्स कैसे होते हैं? एयर करंट्स के थ्रू होते हैं। ओके, एयर करंट्स के थ्रू होते हैं। स्लाइम मोल्ड भी समझ में आ गए। लास्ट, प्रोटोजोन्स। लास्ट है प्रोटोजोन्स। ठीक, सारे प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा? क्राइसोफाइट्स मोस्टली फोटोसिंथेटिक, डायनोफ्लैजेलेट्स फोटोसिंथेटिक, यूग्लेनॉइड्स इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये जब सनलाइट है तो फोटोसिंथेटिक है, और नहीं है सनलाइट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक होते हैं, और ये वाले कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ये वाले कैसे होते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये या तो प्रीडेटर बन के रहेंगे, या तो ये छोटी छोटी चीज़ों को खाएंगे, या फिर पैरासाइटिक बनकर रहेंगे, अब इनके प्रोटोजोन्स के मेजर 4 ग्रुप्स है। मेजर कितने ग्रुप्स हैं? 4 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वाला ग्रुप एमेबॉइड प्रोटोजोन्स। ये कहाँ रहेंगे? ये रहता है बेटा फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, या मॉइस्ट सॉइल में। ठीक, मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। इनके पास क्या होता है? नाम देखो क्या है? एमेबॉइड। अमीबा से रिलेट किया जा रहा है। अमीबा के पास क्या होता है? स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीट होता है ना, स्यूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होता है। अमीबा की तरह इनके पास भी होता है। और जो ये मरीन वाले हैं, जो सी में रहने वाले हैं, ये क्या करते हैं? अपनी सरफेस पर सिलिका के शेल्स बना लेते हैं। इनका एग्जाम्पल है एंटामोएबा। ये भी तुमको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एंटामोएबा, अमीबा आ रहा है तो एमेबॉइड है, सिंपल। ये पहला टाइप हो गया। अभी और 3 टाइप। सेकेंड टाइप देखो। अभी सेकेंड टाइप फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। इनमें कौन आएंगे? ये कौन होता है? ये या तो फ्री लिविंग है, या तो फ्रीली रह रहे हैं, या फिर पैरासाइटिक है, पैरासाइट बनकर रह रहे हैं। ठीक, या तो फ्री लिविंग है या पैरासाइटिक बन के रह रहे हैं। इनके पास होता क्या है? फ्लैजेला होता है ना? समझ में आ रहा है? फ्री लिविंग है तो फ्री कैसे रहेंगे? चलना फिरना पड़ेगा। कैसे चलेंगे फिरेंगे? फ्लैजेला की वजह से। इनकी वजह से बेटा एक डिसीज़ कॉज होता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ये कौन सा डिसीज़ कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। इनका एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा। इनका एग्जाम्पल है ट्राइपैनोसोमा। क्या कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। ओके, नेक्स्ट कौन से आते हैं? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्टिवली मूविंग होते हैं। देखो, मूव करने के लिए क्या लगेगा? एक तो सीलिया लगेगा या फिर फ्लैजेला लगेगा, है ना? फ्लैजेला वाले या तो फ्री लिविंग रहेंगे तो उनको फ्लैजेला लगेगा, और सीलिएटेड है यानी इनके पास अगर सीलिया है तो ये एक्टिवली मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? इनके पास क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके पास होती है बेटा एक कैविटी। होती है जिसको बोलते हैं गलेट। ये क्या करती है? सेल सरफेस को आउटर सरफेस के साथ ओपन करती है। ठीक, इनके बीच में एक कैविटी होती है जो अंदर के सेल को और बाहर के आउटसाइड को कनेक्ट करती है। ओके, नाउ द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ rows of cilia causes water laden with food to be stirred into the
गलेट। क्या समझ में आया? एक सेकेंड, सॉरी बेटा जी, मुझे छींक आ गई थी। हाँ, मैं बोल रही थी द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लैडन विद फूड टू बी स्टर्ड इनटू गलेट। इसका मतलब बताओ। देखो इसका क्या मतलब होता है, जो सीलिया होता है ना बेटा, ये मूवमेंट कॉज करता है। सीलिया जब मूवमेंट करेगी तो पानी के साथ साथ फूड इनके गलेट यानी इनके कैविटी के अंदर आ जाएगा। तो इनके अंदर आ गया खाना, फिर अभी इसको प्रोसेस वगैरह करना शुरू कर देंगे। इसका एग्जाम्पल, सीलिएटेड वाले का एग्जाम्पल क्या है बेटा? पैरामोशियम। तुमने कभी देखा है पैरामोशियम? ये ऐसा होता है, इसके ऊपर ऐसे सीलिया लगे होते हैं। देखिए ये सीलिया हुआ था, शायद 10th में हो गया था, 10th में पढ़ाते हैं ये। इसके बाद बेटा लास्ट वाला टाइप दैट इज स्पोरोजोन्स। इसमें कौन आएंगे? इसमें आते हैं इन्फेक्शियस, इसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स जिनमें होता है इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में क्या एक स्टेज क्या आती है? एक स्टेज आती है बेटा इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। ये स्टेज इनके लाइफ साइकिल में आती है। इसका एक एग्जांपल बताओ मेरे को बेटा जी, एक एग्जांपल बताओ। इसका एक एग्जांपल होता है प्लास्मोडियम। इसका एक एग्जांपल होता है प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम कौन है? मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट है। क्या कॉज करता है प्लास्मोडियम? मलेरियल पैरासाइट है, यानी क्या? इसकी वजह से होता है मलेरिया। इसकी वजह से होता है बेटा मलेरिया, है कि नहीं? आई बात समझ में? एग्जाम्पल हो गया, मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। यहीं पे हमारी चीज़ आधा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, पार्ट 1 में यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट 2 कल आ जाएगा। इसमें क्या होगा, कल या मोस्टली परसों तक में भी। तो इसमें क्या होगा, फंजाई पूरा कंप्लीट करेंगे, प्लांट, एनिमेलिया और वायरस वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।